morning, everyone. Good morning, Ajay. Good morning. Good morning. Good morning, Sandhya. Good morning, Uttishna. Good morning, Kashish. Good morning, Sanjana. Good morning, Kamini. Good morning, Diksha. Good morning, Madhu. Good morning, Adarsh. Good morning, Divya. Good morning, Isma. Good morning, Kanishka. Good morning, Reshma. Good morning, Astha. Good morning, Tanu. Good morning, Sana. Good morning, Sakshi. चलो फिर आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और शाम को जो है आपका वही ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का पार्ट 2 का टेस्ट होगा। तो जिसने कल प्रिपेयर अच्छे से नहीं किया था, कम मार्क्स आए थे, तो प्लीज आज अच्छे से पूरा चैप्टर प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। गुड मॉर्निंग नंदिता। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर का टेस्ट होगा। एंड उसके बाद के लिए जो बायोटेक के 2 चैप्टर्स हैं क्लास 12 की बायोलॉजी में, ठीक है, तो वो आपको रिवाइज करने हैं। एक तो सिंपल बायोटेक वाला है और एक बायोटेक के एप्लीकेशंस वाला जो चैप्टर है। तो वो 2 चैप्टर जो है आपको जब भी टाइम मिलता है आप रिवाइज कर लेना। स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, सो दैट कि फिर आपको बाद के लिए काफी टाइम मिल जाए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा उन चैप्टर्स को पढ़ लेना, ठीक है। तो कल जो है हम आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ रहे थे। वॉइस क्लियर है मेरी सभी को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। तो कल हम आइडियल Yes, गैस sir. इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे। हम 2 लॉज के बारे में पढ़ा था। एक था आपका चार्ल्स लॉ और एक था आपका बॉयस लॉ। बॉयस लॉ क्या कहता है भाई कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। या आप बोल सकते हो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। और दूसरा जो चार्ल्स लॉ है वो कहता है कि भाई कांस्टेंट प्रेशर पे जो वॉल्यूम होता है वो आपका टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या V इक्वल टू के टी के बराबर होता है, या V बाई टी जो है वो कांस्टेंट के बराबर होता है। तो जब हम इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करते हैं तो हमें मिल जाता है पीवी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो पीवी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट जब मिलता है तो ये जो कांस्टेंट है ये आपका म्यू इंटू आर के बराबर होता है, जहां पे म्यू या फिर एन भी बोल सकते हैं इसको। जहां पे म्यू या एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सैंपल ऑफ द गैस, यानी कि जो गैस का सैंपल है उसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो आपका एन या फिर म्यू बताता है। क्योंकि कई बार हम पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखते हैं, कई बार हम पीवी इक्वल टू म्यू आरटी लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आर जो होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद रखनी है 8.314 होती है एग्जैक्टली, लेकिन यहाँ पर 31 तक ही लिखी है। लेकिन 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होती है, और ये इसकी एसआई यूनिट भी है, ठीक है। तो जूल आपको पता है एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है, और मोल किसकी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, और के यानी कि केल्विन किसकी होती है, आपकी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की। तो आर इक्वल टू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन इसकी ऐसा यूनिट होगी, किसकी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। तो कई बार सीधे सीधे ये यूनिट भी पूछ ली जाती है आपसे कि जो कैपिटल आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो इन इक्वेशन 10.2 वी हैव लर्न दैट द प्रेशर एंड वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। दैट इज पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। मतलब ये कि जब हमने चार्ल्स लॉ और बॉयज लॉ को मिलाया था तो पीवी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर ये मिला था, ठीक है। ये हमको मिला था यहाँ पर पीवी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर। और यहीं से आप ये भी लिख सकते हो कि पीवी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ टी हो गया। के मान लो अगर कांस्टेंट है तो ये जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो पीवी इक्वल टू के टी हो गया। तो वही चीज यहाँ पर ये लिख सकते हैं हम
कि पीवी जो है वो आपका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा अगर हम कांस्टेंट हटा दें, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पहले आया होगा तभी कांस्टेंट के आया होगा उसकी जगह पे। तो अगर के अगर हम हटा देते हैं तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा है कि PV is directly proportional to T. So this relationship allows a gas to be measured to gas to be used to measure temperature in a constant volume gas thermometer. So holding the volume of a gas constant, it gives pressure is directly proportional to temperature. ठीक है, तो अगर मान लो ये PV is directly proportional to T में अगर हम V को कांस्टेंट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर मिल जाएगा। और ये हमें हेल्प करता है गैस का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, किसमें, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर में। तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर एक ऐसे टाइप का थर्मामीटर होता है जिसमें हम गैस का टेम्परेचर मेजर करते हैं, लेकिन गैस का जो वॉल्यूम है उसको कांस्टेंट रखा जाता है। ठीक है, तो गैस का वॉल्यूम जब वो कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा, उसमें जो भी प्रेशर है, प्रेशर के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, टेम्परेचर को मेजर कर लेंगे। दस विद अ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर टेम्परेचर इज रेड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर में जो टेम्परेचर हम रीड करते हैं वो टर्म्स ऑफ प्रेशर में करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा होगा टेम्परेचर। ठीक है, a plot of pressure versus temperature gives a straight line in this case। तो भाई स्ट्रेट लाइन तो देगा ही क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कहीं पर भी कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास होती हैं एंड अगर उनमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, तो जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, ग्राफ जो हमेशा आपको मिलता है वो क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी मिलेगा। However, measurements on real gases deviate from the values predicted by the ideal gas law at low temperature। एक्चुअली में होता क्या है कि भाई ये जो इक्वेशन है ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल का मतलब होता है कि एक तरीके से बिल्कुल परफेक्ट, मतलब उसमें कोई भी कमी ना होना। लेकिन ये आइडियल गैस इक्वेशन जो है, यानी कि ये अगर मान लो पीवीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हम देख रहे हैं अगर किसी गैस में, तो ये हर गैस में फॉलो नहीं हो पाता। ठीक है, इसकी भी कुछ कंडीशन होती है। इसकी कंडीशन जैसे ये होती है कि भाई आपका जो गैस है वो लो प्रेशर पे है और क्या है, लो टेम्परेचर पे है। ठीक है, मतलब लो प्रेशर पे आपने अगर किसी को गैस रखा है और उसका टेम्परेचर भी लो है, तो उस केस में ये जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है ये ठीक तरीके से फॉलो होती है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है, बढ़ता है, या मतलब प्रेशर अगर बढ़ता है, तो ये जो आइडियल गैस लो है ये डेविएट होने लग जाता है। तो वही चीज यहाँ लिख के है कि मेजरमेंट्स ऑन रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम द वैल्यूज प्रेडिक्टेड बाय द आइडियल गैस लॉ एट लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर की बात करें कि भाई जो रियल गैसेस होती हैं उनका जो मेजरमेंट है टेम्परेचर का वो क्या होने लग जाता है, डेविएट होने लग जाता है। बट द रिलेशनशिप, अच्छा ठीक है, मतलब ये है कि मतलब जो हायर टेम्परेचर होगा उस पे आपका मतलब लगभग लगभग फॉलो करेगा और प्रेशर आपका उस टाइम पे कम होना चाहिए। लेकिन अगर टेम्परेचर कम है और प्रेशर अगर ज्यादा है तब ये चीज फॉलो नहीं हो पाती। तो लास्ट टेम्परेचर रेंज पे जो है ये रिलेशनशिप लीनियरली फॉलो होती है, यानी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। एंड इट लुक्स एज दो द प्रेशर माइट रीच जीरो विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर इफ द गैस कंटिन्यूड टू बी अ गैस। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर मान लो टेम्परेचर हम इतना कम करते जाए कि टेम्परेचर लगभग लगभग गैस का कहाँ पहुंच जाए, जीरो तक पहुंच जाए। और जीरो हम क्या बोल रहे हैं, जीरो केल्विन की बात कर रहे हैं। ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अगर मतलब ये जो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का रिलेशनशिप हमें मिला है यहाँ पे, अगर इसके अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर को इतना कम करते जाएं कि ये जीरो केल्विन तक पहुंच जाएगा, तो प्रेशर भी हम ये बोल सकते हैं कि प्रेशर भी कहां तक पहुंच जाएगा, जीरो तक पहुंचने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यही लिखा है। एंड इट लुक्स एज दो द प्रेशर माइट, ये लिखा है प्रेशर माइट रीच जीरो विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर इफ द गैस कंटिन्यू टू बी गैस। द एब्सोल्यूट minimum temperature for an ideal gas, therefore inferred by an extrapolating the straight line to the axis as in figure 10.3, this temperature is found to be minus 273.15 degree Celsius and is designated as absolute zero। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर है कि मतलब हम टेम्परेचर इतना कम कर दें कि उसको जीरो केल्विन तक पहुंचाते हैं। अब अगर आप जीरो केल्विन की बात करोगे कि जीरो केल्विन सेल्सियस में कितना होता है, तो वो माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता है कि भाई अगर आपने डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करना होता है, केल्विन में अगर चेंज करना होता है, ठीक है, केल्विन इज इक्वल टू कितना होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 होता है, 273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर मान लो आपने केल्विन को यहाँ पर क्या करना है, जीरो केल्विन के बराबर करना है, तो आपको यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी डिग्री सेल्सियस में,
ठीक है, मान लो आपने क्या करना है, इसको जीरो करना है, तो अगर मैं इसको जीरो करता हूं तो ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 डिग्री सेल्सियस, और यहां से मुझे ये जो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -273.15। यानी कि जीरो केल्विन टेम्परेचर का मतलब होता है माइनस में 273.15 केल्विन टेम्परेचर, और इतना टेम्परेचर पहुंचना मतलब लगभग लगभग अभी तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यही यहाँ पर बताया हुआ है, इन्होंने एक ग्राफ दिया है यहाँ पे, इस ग्राफ को आप देख सकते हो। तो ये इन्होंने ग्राफ दिया है। पहला है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ऑफ अ लो डेंसिटी गैस कैप्ड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट है और इसकी डेंसिटी कैसी, लो है। तो उस टाइम पे ग्राफ आप देख सकते हो, ये क्या बन रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ठीक है, तो इधर की साइड यहाँ पर ये वाला प्रेशर का एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस किसका है, टेम्परेचर का एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखाया है कि भाई मान लो ये जो है, अगर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, सेल्सियस में बात कर रहे हैं, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और अगर आप टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, 100 डिग्री सेल्सियस कर दो, उसके बाद 150 कर दो, 250 कर दो, तो ऐसे करके बढ़ाते जा रहे हो, तो यहाँ पे टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखो, मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखो, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लो टेम्परेचर की वैल्यू 140 डिग्री सेल्सियस है, और प्रेशर की वैल्यू मान लो जो भी है, ठीक है, लिखी नहीं है यहाँ पे, तो कुछ भी मतलब मान लो कि बढ़ी हुई है। और यहाँ नीचे वाले पॉइंट पे देखो, जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, ठीक है, तो जब 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर था, तब प्रेशर की वैल्यू इतनी थी यहाँ पर। और जब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाया, मान लो टेम्परेचर हमने कर दिया यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस, तो देख सकते हो प्रेशर की वैल्यू भी यहाँ पर बढ़ गई। तो ये लीनियर लाइन या स्ट्रेट लाइन का मतलब यही है कि भाई प्रेशर के साथ जो हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। अब दूसरी चीज इन्होंने ये भी देखा है कि अगर आप इस ग्राफ को पीछे ले जाओ, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से आप क्या जा रहे हो, टेम्परेचर माइनस में कर रहे हो, तो देख रहे हो -100 डिग्री सेल्सियस हुआ यहाँ पे, फिर उसके बाद -200 हुआ, फिर -273.15 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप रिड्यूस कर रहे हो, प्रेशर की वैल्यू आप देख रहे हो घटती जा रही है। कैसे हो रहा है ये, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं -100 डिग्री सेल्सियस पे, तो -100 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर है, और इस पे प्रेशर की वैल्यू ये हो गई, और जबकि 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर की वैल्यू ये थी। ठीक है, तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो गई, घट गई। उसके बाद मान लो यहाँ पर 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, इतनी हो जाएगी, और घट गई प्रेशर की वैल्यू, क्योंकि प्रेशर जो है वो आपका वर्टिकल एक्सिस पे है। और ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई अगर आप टेम्परेचर को -273.15 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हो, इसी टेम्परेचर को आप क्या बोलते हो, जीरो केल्विन बोलते हो, और यही क्या होता है, आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे आते आते प्रेशर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो प्रेशर की वैल्यू अगर यहाँ पर जीरो हो गई, इसका मतलब है कि वॉल्यूम जो है वो भी आपका लगभग लगभग जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू अगर यहाँ पर जीरो है, ठीक है, और प्रेशर होता किसकी वजह से भाई, गैस के कुछ ना कुछ वॉल्यूम की वजह से होता है, गैस का कुछ वॉल्यूम होगा, तभी तो कुछ मॉलिक्यूल्स उसके प्रेशर बना रहे होंगे। अगर यहाँ पर प्रेशर ही बिल्कुल जीरो पर पहुंच जाएगा, तो मतलब ये कि गैस एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर बताइए। उसके बाद दूसरा ग्राफ यहाँ पर दिया है, प्लॉट ऑफ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर एंड एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ लाइंस फॉर लो डेंसिटी गैसेस इंडिकेट्स द सेम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। यानी कि ये दिखाना चाह रहे हैं कि मान लो हमारे पास तीन टाइप की गैसेस हैं, गैस ए, गैस बी, गैस सी, और अगर हम इनका प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर वेरिएशन बनाते हैं, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाते हैं, तो 273 -273.15 डिग्री सेल्सियस, जो कि 0 डिग्री केल्विन मतलब या 0 केल्विन टेम्परेचर है, सभी गैसेस इस पर जाकर क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी, मतलब सभी गैसेस का जो प्रेशर है वो जीरो हो जाएगा इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके, भले ही गैस कोई भी हो। तो तीन गैसेस इन्होंने दिखाई, और ये इस ग्राफ से बताना चाह रहे हैं कि आप टेम्परेचर को अगर 0 केल्विन तक ले जाते हो, तो कोई भी गैस होगी उसका जो प्रेशर है वो 0 बार तक पहुंच जाएगा, या 0 पास्कल तक पहुंच जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो इसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं, जहां पे सभी गैसेस का जो प्रेशर है वो जीरो पे पहुंच जाता है। तो एब्सोल्यूट जीरो इज द फाउंडेशन ऑफ द केल्विन टेम्परेचर स्केल और एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर। ठीक है,
named after the British scientist Lord Kelvin. On this scale, minus 273.15 डिग्री सेल्सियस is taken as the 0 point. तो कैल्विन स्केल की बात करें तो माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस जो है इसको ही हम क्या कहते हैं, 0 कैल्विन कहते हैं। ठीक है, तो अब ये इन्होंने दिखाया भी है। तो पहले कल जो हमने पढ़ा था कन्वर्जन स्केल डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट में जैसे पढ़ा था, तो हमने वहां पर पढ़ा था ना कि 0 डिग्री सेल्सियस जो आपका वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, और उसी तरीके से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अब अगर हम इसको केल्विन में देखना चाहें तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273.15 केल्विन, ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। और 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है कि 373.15 केल्विन, क्योंकि डिग्री सेल्सियस को जब आप केल्विन में चेंज करते हो तो आप 273.15 ऐड कर देते हो। तो 0 डिग्री सेल्सियस है उसमें 273.15 ऐड करोगे उतना ही आएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब कि 273.15 में आप 100 ऐड कर दोगे तो 373.15 केल्विन आपको जो बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें सेल्सियस में, अगर आप माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जाते हो तो ये टेम्परेचर केल्विन में 0 केल्विन के बराबर होता है, और अगर फ़ारेनहाइट में जाते हो तो ये माइनस 459.69 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, और इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट जीरो का नाम देते हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब ये हो गया कि भाई एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे सारी गैसेस का जो प्रेशर है वो इक्विवेलेंट टू जीरो हो जाता है, और प्रेशर अगर जीरो हो गया इसका मतलब कि वॉल्यूम भी उसका नेग्लिजिबल हो गया। ठीक है, तो द साइज ऑफ यूनिट इन केल्विन एंड सेल्सियस ये तो आपको पता ही है, मैं बता ही चुका हूं आपको। ठीक है, टेम्परेचर अगर जो है आपने केल्विन में चेंज करना है सेल्सियस से तो आप 273.15 ऐड कर दो। ठीक है, तो ये आपकी कहानी थोड़ी बहुत आइडियल गैस के बारे में हो गई। अब पता नहीं केमिस्ट्री में ये वाला चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में अब है या नहीं है, अगर होगा तो उसमें आप ये डिटेल में और पढ़ोगे। अभी आपको बस इतना ही देखना था, आइडियल गैस इक्वेशन, चार्ल्स लॉ, बॉयस लॉ क्या होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, क्या इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बस आपने ध्यान यही रखना है कि एब्सोल्यूट जीरो जो टेम्परेचर है जो कि 0 केल्विन है या माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस है, अगर सेल्सियस में बोल रहे हैं तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके सभी गैसेस का जो प्रेशर है वो जीरो के पास पहुंच जाता है, जीरो तक पहुंच जाता है। और जीरो अगर प्रेशर हो गया इसका मतलब वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि आपने एक मतलब रिलेशन वैसे तो ये भी पढ़ा ही है कि दूसरा रिलेशन क्या पढ़ा था, हाँ ठीक है, मतलब इसको ऐसे समझ लो कि भाई प्रेशर अगर जीरो हो गया तो मतलब ये कि प्रेशर अगर कोई गैस के मॉलिक्यूल लगाने वाला है ही नहीं, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि वॉल्यूम क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो इतना आपने बस ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये होता है आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, और ये माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, ठीक है, जिसे आप क्या कह रहे हो, 0 केल्विन कह रहे हो, ये जो टेम्परेचर है ये अभी तक इम्पॉसिबल टू रीच है, यानी कि इस टेम्परेचर पर अभी तक कोई भी साइंटिस्ट पहुंच नहीं पाया, मतलब इतना ठंडा टेम्परेचर अभी तक कोई भी नहीं बना पाया, कहने का मतलब ये। ठीक है, ये इतना ज्यादा ठंडा टेम्परेचर है। तो अब नेक्स्ट आते हैं थर्मल एक्सपेंशन के ऊपर। ठीक है, तो ये जो थर्मल एक्सपेंशन है इसके बारे, इसका मतलब क्या है, थर्मल का मतलब रिलेटेड टू हीट हो गया, एक्सपेंशन का मतलब किसी चीज का एक्सपैंड होना यानी कि फैलना। ठीक है, तो हीट की वजह से या टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो भी हमारे मैटर होता है या जो भी हमारे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी चीजें होती हैं हमारे पास मैटर होता है, तो वो कैसे एक्सपैंड करता है। तो आपने देखा होगा जैसे आइस होती है, हम उसको हीट करते हैं तो वो मेल्ट होकर एक्सपैंड हो जाती है यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। या मान लो कोई आपने प्लास्टिक का टॉय लिया, तो प्लास्टिक को अगर आप हीट करते हो तो आपने देखा होगा वो फैल जाती है, ठीक है, मेल्ट हो जाती है, मेल्ट होने के बाद धीरे धीरे क्या होने लगती है, फैलने लगती है।
तो वो भी उसकी क्या प्रॉपर्टी है, थर्मल प्रॉपर्टी है कि हीट करने की वजह से वो थर्मली क्या होती है, एक्सपैंड होती है। तो यही सारी चीजें हम थर्मल एक्सपेंशन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। So you may have observed that sometimes sealed bottles with metallic lids are so tightly screwed that one has to put the lid in hot water for some time to open. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई मान लो कोई बॉटल है, बॉटल को बहुत टाइट से, मतलब उसका जो ढक्कन है बहुत टाइट करके लगा दिया गया है। तो उस टाइट ढक्कन को आप क्या करते हो, जब गर्म पानी में थोड़ा सा डालते हो तो वो आसानी से खुल जाता है क्योंकि वो एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है, जब आपने उसको टाइट अच्छे से कर रखा है तो वो क्या है, बहुत कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब बॉटल के ऊपर वाले जो नेक होता है उससे बहुत ज्यादा अटैच हो रखा है। लेकिन जैसे ही आप उसको थोड़ा सा हीट इफेक्ट दोगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। और ये चीज आपने ऐसे भी करके कभी ना कभी देखी होगी, जैसे मान लो जो गैस चूल्हा होता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा गैस चूल्हा के साइड में जो सिलेंडर से पाइप आता है ना, सिलेंडर से जो रबर वाला पाइप आता है, तो वो इतनी आसानी से उसमें नहीं घुसता है। तो हम क्या करते हैं, वो जो रबर वाला पाइप होता है उसको साइड से हल्का फुल्का सा हीट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हीट करके फिर उसको, जो आपका गैस स्टोव होता है उस वाले उसका जो छोटा सा वो नॉब दिया होता है, मतलब छोटा सा जो पाइप निकला होता है वो मेटल का होता है, कॉपर का शायद, तो उसमें डालने की फिर कोशिश करते हैं। तो वो क्या होता है, वो रबर क्या करता है, थर्मली एक्सपैंड कर जाता है, जिस वजह से उसमें थोड़ी सी जगह ज्यादा हो जाती है। उसके बाद जब हम उसको घुसा देते हैं फिर वो क्या हो जाता है, जब ठंडा हो जाएगा तो ठंडा होने के बाद वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वापस से वो अच्छे से टाइट होकर चिपक जाएगा। और यही चीज आपने कभी अगर देखी होगी और शायद पढ़ी भी होगी, रेलवे ट्रैक्स में होता है। ठीक है, तो ट्रेन की जो पटरियां होती हैं, रेलवे की जो ट्रैक्स होते हैं, तो ट्रेन की पटरियों में आपने देखा होगा जो वो ट्रैक्स डाले जाते हैं उनमें छोटा छोटा जो है बीच बीच में स्पेस छोड़ा जाता है। वो स्पेस इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि गर्मियों के टाइम पे वो मेटल क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है। तो हीट होने की वजह से वो थोड़ा थोड़ा क्या करता है, एक्सपैंड करता है। तो अगर उनको सारे ट्रैक को क्या करेंगे, मतलब बिना किसी स्पेस के ज्वाइन कर देंगे तो होगा क्या, जब वो गर्मियों में एक्सपैंड होते हैं तो गर्मियों में एक्सपैंड होने में क्या हो जाएगा, वो ट्रैक का जो मतलब थिकनेस है वो बड़ा हो जाएगा। क्योंकि जब उसको लंबाई में फैलने की जगह नहीं मिलेगी तो वो चौड़ाई में फैलेगा, यानी कि उसकी थिकनेस बढ़ेगी। और इससे क्या हो सकता है, इससे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर मान लो थिकनेस रेलवे ट्रैक की बढ़ गई तो जो इंजन या फिर जो कोचेज होते हैं उनका जो व्हील होता है वो उस पर कैसे मूव करेगा। ठीक है, तो वहां आप कभी देखना स्टेशन पर रेलवे ट्रैक्स के बीच में भी थोड़ा थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता है। वो इसीलिए छोड़ा जाता है क्योंकि गर्मियों में वो क्या होता है, मेटल एक्सपैंड करता है। ठीक है, तो दिस वुड अलाउ द मेटेलिक लिक्विड टू एक्सपैंड thereby loosening it to unscrew easily। ठीक है, तो ये वही बात हुई कि हमने हॉट वाटर में डाला, वो एक्सपैंड हो गया और आसानी से खुल गया। इन केस ऑफ लिक्विड्स यू मे हैव ऑब्जर्व्ड दैट मर्करी इन अ थर्मोमीटर राइजेस। ठीक है, तो जैसे हमें पता है मरकरी वाला जो थर्मामीटर होता है तो उसमें क्या होता है, जैसी टेम्परेचर हम मेजर करते हैं, टेम्परेचर जैसी पड़ता है तो उसका लेवल क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। व्हेन द थर्मामीटर इज पुट इन स्लाइटली वार्म वाटर, तो मतलब ये है कि थर्मामीटर को जैसे हम थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर पे रखेंगे, हॉट टेम्परेचर में रखेंगे, तो मरकरी क्या करता है, एक्सपैंड करता है, जिस वजह से उसका लेवल क्या होता है, ऊपर चला जाता है, एंड उसके अकॉर्डिंग हम रीडिंग जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, तो इफ वी टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम द वार्म वाटर, द लेवल ऑफ द मरकरी फॉल्स अगेन। तो अगर मान लो हमने क्या करा, गर्म पानी से वापस निकाल लिया उस थर्मामीटर को, तो मरकरी का जो लेवल है वो क्या होगा, वापस से उतने पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उसने क्या कर लिया, अपने आप को वापस से बाहर वाले जो सराउंडिंग का टेम्परेचर था उस पे जाके फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो सिमिलरली इन केस ऑफ गैसेस अ बलून पार्शियली इन्फ्लेटेड इन अ कूल रूम में एक्सपैंड टू फुल साइज व्हेन प्लेस्ड इन वार्म वाटर। ठीक है, अब ये बलून वाला एग्जांपल आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे क्या है कि आपने देखा होगा बर्थडे वगैरह के टाइम पे आप जब बलून को फुलाते हो, एंड मान लो अगर किसी का बर्थडे गर्मियों में होता है, ठीक है, एंड आपने क्या करा, जैसे किसी का बर्थडे कल है और रात में क्या करा, आपने बलून्स को फुला के रख लिया। तो बलून्स को जब आपने फुला के रख लिया और बर्थडे आपको सपोज नेक्स्ट डे दिन में सेलिब्रेट करना है, ठीक है, और रात में अगर आपने फुला के रख लिए बलून्स को, तो उस टाइम तो थोड़ा टेम्परेचर कम रहेगा तो आसानी से फूल कर आप उनको रख दोगे। लेकिन नेक्स्ट डे क्या होगा, मान लो दोपहर में अगर आप देखोगे तो वो उसमें से कई बलून्स क्या होते हैं, अपने आप फूटने लग जाते हैं। ठीक है, बलून्स क्या होते हैं, अपने आप एक्सप्लोड करने लग जाते हैं। आपने ऐसा देखा होगा, तो वो एक्सप्लोड इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि अगर दिन में जैसे टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, दिन में जैसे टेम्परेचर बढ़ गया, तो टेम्परेचर बढ़ने पे अभी हम पढ़ के आए हैं कि प्रेशर जो है वो आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है एज पर चार्ल्स लॉ। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से अगर प्रेशर बढ़ेगा, गैस का प्रेशर बढ़ गया, तो वॉल्यूम की जितनी कैपेसिटी है अगर वो उससे ऊपर हो गया प्रेशर उसका, तो वॉल्यूम वो बलून क्या हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। तो वही सेम चीज के बारे में यहाँ पर भी लिखा है कि गैसेस की अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो हमने एक बलून का एग्जांपल लिया और इसको हमने किसी ठंडे कमरे में इसको फुला लिया, ठीक है,
उसको हवा डाल के हमने फुला लिया और उसको हमने पूरा एक्सपैंड होने दिया फुल साइज तक, यानी कि पूरा उसमें हवा भर ली। और उसके बाद हमने क्या करा, उसको वार्म वाटर में डाल दिया। तो जैसे ही वार्म वाटर में आप डालोगे, बलून के अंदर की जो गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने का मतलब है मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से और ज्यादा दूर भागने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूल जब दूर भागने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ने के साथ यहाँ पर आपका जो बलून है वो एक्सप्लोड कर जाएगा। और उसके बाद है ऑन द अदर हैंड अ फुली इन्फ्लेटेड बलून व्हेन इमर्स्ड इन कोल्ड वाटर वुड स्टार्ट श्रिंकिंग ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एयर इनसाइड। अब मान लो अगर इसका उल्टा काम करते हैं कि बलून हमने फुलाया और उसके बाद उसको ठंडे पानी में डाल दिया, तो ठंडे पानी में जैसे ही आप डालोगे उसके अंदर की जो गैस है वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएगी। यानी कि प्रेशर अगर कम होगा, मतलब टेम्परेचर अगर कम होगा तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कम हो गया प्रेशर, अब इससे क्या होगा, मतलब एयर जो उसके अंदर की है वो श्रिंक हो जाएगी और आपका बलून जो वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो इट इज आवर कॉमन एक्सपीरियंस दैट मोस्ट सब्सटेंसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्टैक्ट ऑन कूलिंग। ठीक है, तो हीट करने पे क्या होते हैं, सब्सटेंसेस एक्सपैंड करते हैं जनरली, और कॉन्ट्रैक्ट कब करते हैं, कूलिंग के टाइम पे। अ चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी कॉजेस चेंज इन इट्स डायमेंशन। तो अगर हम किसी बॉडी की बात करें, किसी सॉलिड बॉडी की, अगर उसमें टेम्परेचर चेंज होता है तो वो उसकी डायमेंशन को भी चेंज कर सकता है। जैसे मैंने रेलवे ट्रैक वाला आपको एग्जांपल बताया। द इंक्रीज इन द डायमेंशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू द इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। किसको, इंक्रीज इन द डायमेंशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। तो ये थर्मल एक्सपेंशन की जो डेफिनेशन है, यानी कि जब हम किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी डायमेंशन में जो इंक्रीमेंट आता है या चेंज आता है उसी को हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। द एक्सपेंशन इन लेंथ इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। तो अब यहाँ पर अलग अलग टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। अगर देखो किसी ऑब्जेक्ट की या किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट की लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है टेम्परेचर चेंज से, तो उस टाइप के एक्सपेंशन को हम लीनियर एक्सपेंशन कहेंगे। अगर मान लो एरिया में चेंज हो रहा है, अगर कोई मेटल की शीट है हमारे पास, ठीक है, काफी बड़ी सी शीट है, एंड अगर हम उसको हीट कर रहे हैं तो उसके एरिया में एक्सपेंशन अगर होगा तो उसे हम एरिया एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन कहते हैं। और अगर मान लो कोई 3D वॉल्यूम है, मतलब 3D सॉलिड बॉडी है, जैसे मान लो कोई क्यूब है, कोई स्फीयर है, ठीक है, कोई मेटल का स्फीयर है, कोई इस मेटल का क्यूब है, तो अगर हम उसको हीट करेंगे तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम में एक्सपेंशन आएगा। और इसको हम वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे लाइक हमने स्ट्रेस वगैरह के बारे में पढ़ा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स वाले चैप्टर में, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है कि वहां पर हम क्या कर रहे थे, बाहर से लोड लगाते थे, बाहर से प्रेशर अप्लाई करते थे, जिसे हम क्या कहते थे, थ्रस्ट कहते थे। मतलब फोर्स जो लगाते थे वो थ्रस्ट कहते थे। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स जो होता था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसी चीज को, मतलब वही सेम चीज कर रहे हैं हम, मतलब डायमेंशन में या शेप में चेंज कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर की वजह से कर रहे हैं। ठीक है, तो लेंथ में जब आएगा तो उसे लीनियर डायमेंशन कहेंगे, एरिया में आएगा तो एरियल डायमेंशन कहेंगे, और वॉल्यूम में एक्सपेंशन आएगा तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहेंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं लीनियर एक्सपेंशन के बारे में। तो लीनियर एक्सपेंशन आप ऐसे समझ सकते हो, आपको जो है यहाँ पर मान लो एक रॉड दी हुई है, ये मान लो क्या है, आपके पास मेटल रॉड है, एंड इस मेटल रॉड की जो लेंथ है वो कितने के बराबर है, एल के बराबर है। अब मान लो आपने इसको हीट करा, तो हीट करने के बाद क्या होता है, इसकी ये आप देख सकते हो, ये साइड साइड से इसकी लेंथ थोड़ी सी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ये टोटल जो लेंथ यहाँ पर इंक्रीज हुई है, आप कह सकते हो कि मान लो डेल्टा एल इसमें क्या आ गया, चेंज आ गया इसकी लेंथ में। ठीक है, डेल्टा एल क्या है, हीट करने के बाद जो लेंथ में इंक्रीमेंट आया। मान लो रॉड जो पहले आपकी थी मेटल रॉड, वो आपकी 100 सेंटीमीटर की थी, और जब आपने उसको हीट करा तो वो 102 सेंटीमीटर की हो गई। तो यहाँ पर डेल्टा एल क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि जो टोटल आपका एक्सपेंशन हुआ है हीट करने के बाद वो हो गया आपका डेल्टा एल। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये नीचे यहाँ लिखा है कि इफ द सब्सटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग रॉड, तो लॉन्ग रॉड की हम बात कर रहे हैं, देन फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। और अगर हम डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, यानी कि मान लो पहले T1 टेम्परेचर था, फिर हमने बढ़ाकर टेम्परेचर क्या कर दिया, T2 कर दिया, तो डेल्टा टी हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो जो फ्रैक्शनल चेंज होगा लेंथ में, यानी कि डेल्टा एल बाई एल जो होगा, फ्रैक्शनल चेंज इसे कहते हैं डेल्टा एल बाई एल, ये जो होगा ये आपका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी होगा। ठीक है, यानी कि जो फ्रैक्शनल चेंज है, यानी कि जो चेंज इन लेंथ आ रहा है उसकी ओरिजिनल लेंथ के कंपैरिजन में। ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ का मतलब क्या हुआ, कि चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो ये है आपकी चेंज इन लेंथ और ये है आपकी ओरिजिनल लेंथ, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एल बाय एल को फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ बोलते हैं। और ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डेल्टा टी के, यानी कि टेम्परेचर आप कितना चेंज कर रहे हो। मान लो अगर T1 था 25 डिग्री सेल्सियस,
रूम टेम्परेचर था, और T2 जो है आपने कर दिया यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, T2 माइनस T1 यानी कि 75 डिग्री सेल्सियस आ जाएगी। तो T2 की वैल्यू आप जितनी बढ़ाओगे उतना ये डेल्टा टी बढ़ेगा, कहने का मतलब ये है। तो डेल्टा टी जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या होगा, रॉड एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपने ये देखा भी होगा कि आइस जो होता है, मतलब जिस दिन गर्मी ज्यादा होती है बर्फ तेजी से पिघलती है। ठीक है, और जिस दिन गर्मी कम होती है, जैसे आजकल ठंड का मौसम है, तो अगर आप बर्फ रख भी दोगे सुबह को तो हो सकता है वो शाम तक भी पूरी मेल्ट ना हो, क्योंकि टेम्परेचर कम है। ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, यानी कि डेल्टा टी जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा आपका फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ आएगा। तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली, डेल्टा एल बाई एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी हो गया। अब इसके बाद यहां पर अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा एल इसको लिख देता हूं मैं, और ये हो गया डेल्टा टी। तो ये हमें जो है एक फॉर्मूला मिल जाता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, अब ये जो अल्फा एल होता है, ये अल्फा एल होता क्या है बेसिकली, ये अल्फा एल जो होता है यहाँ पे, ये होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और इसका दूसरा एक और नाम भी है लीनियर एक्सपेंसिविटी। ठीक है, जैसे ओम्स लॉ वगैरह में आप क्या पढ़ते हो, रेजिस्टिविटी पढ़ते हो ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के आप रेजिस्टिविटी का सिंबल लगाते हो रो। तो वैसे यहाँ पर ये जो हमने सिंबल लगाया अल्फा, ये क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और इसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर एक्सपेंसिविटी भी कहते हैं। और ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड होता है। यानी कि मान लो जो भी मटेरियल है रॉड का, अगर मैं कह रहा हूँ कि रॉड जो है वो स्टील की है, रॉड जो है वो आयरन की है, रॉड जो है वो कॉपर की है, तो कॉपर का अल्फा अलग होगा, स्टील का अल्फा अलग होगा, आयरन का अल्फा अलग होगा, मटेरियल पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो in table 10.1 typical average values of the coefficient of linear expansion for some material in the temperature range of 0 degrees Celsius to 100 degrees Celsius are given. So from this table compare the value of alpha L for glass and copper. ठीक है, we find that copper expands about 5 times more than the glass for the same rise in temperature. Normally metals expand more and have relatively higher values of alpha L. ठीक है, तो मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा एक्सपैंड करते हैं, और उनकी जो अल्फा एल की वैल्यू होती है वो रिलेटिवली सबसे बाकी उससे क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पर ये आपको टेबल दी हुई है। ठीक है, तो ये टेबल में देखोगे पहले आपका एल्यूमिनियम है, उसके लिए अल्फा एल कितना है, 2.5 है, और ये 2.5 के आगे क्या लिखा है, ये 10 की पावर -5 पर केल्विन है। यानी कि इस तरीके से 2 की पावर -5, 2.5 इंटू 10 की पावर -5 पर केल्विन। ठीक है, ये पूरा नहीं लिखा है क्योंकि उन्होंने ऊपर पहले ही मेंशन कर दिया कि ये जो आपको दिया है अल्फा एल, इसके आगे आपने मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -5 भी करना है। और उसके बाद ये ब्रास का दिया हुआ है 1.8, उसके मतलब 1.8 इंटू 10 की पावर -5 पर केल्विन, और इसकी यूनिट भी देख लो क्या होती है भाई, पर केल्विन होती है। ठीक है, अब पर केल्विन यूनिट तो आप वैसे भी निकाल ही सकते हो, क्योंकि देखो डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू अल्फा एल इंटू डेल्टा टी है। तो डेल्टा एल बाई एल भाई इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं, क्योंकि लेंथ की यूनिट होती है यहाँ पर डेल्टा एल की मीटर, और इसकी भी मीटर, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गई। ठीक है, अब अगर आप डेल्टा टी को इधर लेके आओगे तो अल्फा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाई डेल्टा टी हो जाएगी सपोज। ठीक है, और 1 बाई डेल्टा टी की यूनिट मतलब डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर चेंज है, और टेम्परेचर चेंज की यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। तो केल्विन अगर नीचे आएगा और केल्विन अगर ऊपर आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि केल्विन अगर नीचे तो मतलब इसकी पावर क्या है, 1 है। तो इस वजह से अल्फा एल की जो यूनिट हो जाती है वो क्या हो जाती है, पर केल्विन हो जाती है। ठीक है, तो ये कॉपर का दिया, ये सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर ग्लास, फिर लेड। तो यहाँ पर ये जैसे ग्लास का इन्होंने दिया है, ठीक है, या फिर लेड का दिया है, तो उसके कंपैरिजन में बाकी मेटल्स आप देख सकते हो, जैसे एल्यूमिनियम है, ब्रास है, कॉपर है, इनके काफी ज्यादा हाई रहते हैं। तो मेटल्स जो है जनरली ज्यादा क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। क्लियर है, तो ये जो है ये आपका हो गया लीनियर कोफिशिएंट, मतलब लीनियर एक्सपेंशन, ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, तो ये जो हमने बातें करी अभी वो आपकी लीनियर एक्सपेंशन के बारे में हो गई। पर इसमें पता नहीं एरियल एक्सपेंशन के बारे में क्यों नहीं दिया है। ठीक है, मुझे दिख तो नहीं रहा है इसमें। चलो, तो इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो है आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में, या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के बारे में। ठीक है, तो वही सेम चीज करेंगे। अगर किसी सॉलिड का वॉल्यूम v है और हम उसको हीट कर रहे हैं, तो मान लो अगर उसका वॉल्यूम डेल्टा v से चेंज हो जाता है, मान लो इनिशियली वॉल्यूम किसी का था 1 मीटर क्यूब, और उसके बाद 0.001 जो है मीटर क्यूब इंक्रीमेंट हो गया, तो डेल्टा वी की वैल्यू वो हो गई। तो अगर आप फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम निकालना चाहते हो, तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाई वी हो जाएगा।
यानी कि चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट जो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम है। ठीक है, जैसे आपने डेल्टा एल बाय एल निकाला था, तो ये भी क्या होगा, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है, तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि डेल्टा वी बाई वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। और ये जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ पर हटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा अल्फा वी। अल्फा वी के कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये हो गया डेल्टा टी। अब इन्होंने इसको क्या लिख रखा है, अल्फा वी अगर आप निकालना चाहते हो तो वो क्या बन जाएगा, अल्फा वी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी, और ये डेल्टा टी दूसरी साइड चला जाएगा। तो ये इन्होंने अल्फा वी कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये जो फॉर्मूला दिखाया है। बट रिलेशन आपको यही वाला याद रखना है, जैसे आपने डेल्टा एल बाय एल का करा वैसे ही बस आप इसको याद कर लेना, मतलब समझ तो आई गया होगा, इतना कुछ टफ तो है नहीं। तो अल्फा एल जो अल्फा वी जो है वो यहाँ पर क्या है, ये भी आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सटेंस होता है, यानी कि जिस मैटर का या जिस मेटल का या जिस चीज का बॉडी बन, मतलब जिस चीज की बॉडी बनी है उसी पर क्या करेगी, डिपेंड करेगी अल्फा वी की वैल्यू। और अल्फा वी को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं, या फिर वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो है जनरली एक कांस्टेंट नहीं भी हो सकता है, मतलब वैसे तो क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन क्या पता है मतलब अलग अलग भी हो सकता है ये। ठीक है, तो इट डिपेंड्स इन जनरल ऑन टेम्परेचर, इट इज सीन दैट अल्फा वी बिकम्स कांस्टेंट ओनली एट हाई टेम्परेचर। तो हम ये देखते हैं कि भाई अल्फा वी जो है वो ज्यादातर जो कांस्टेंट होता है वो कहां पर होता है, आपका हाई टेम्परेचर पे। तो ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो लाइन है ये काफी मतलब इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान रखना कि भाई जो अभी हमने अल्फा एल देखा था, लीनियर एक्सपेंसिविटी, वो तो आपका कांस्टेंट रहता है, वो तो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, लेकिन ये भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, लेकिन ये जनरली कांस्टेंट नहीं रहती है, चेंज होती रहती है। और ये कांस्टेंट कब रहती है, जब टेम्परेचर हाई होता है, तो उस टाइम पे ये कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर ये नीचे ग्राफ भी इन्होंने दिखाया हुआ है, कॉपर का इन्होंने दिखाया है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ कॉपर। ठीक है, तो कॉपर के केस में आप देख रहे हो ग्राफ कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे जो है अल्फा वी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो बढ़ती जा रही है। और फिर यहां से देखोगे, ठीक है, अब यहां से आप अगर देखोगे तो यहां से लगभग लगभग जो वैल्यू आपको दिख रही है वो लगभग लगभग क्या दिख रही है, कांस्टेंट जैसी दिख रही है। यानी कि हायर टेम्परेचर रेंज पे, मान लो ये जो टेम्परेचर रेंज देख रहे हो ये हायर टेम्परेचर रेंज है, जो केल्विन में टेम्परेचर लिखा ना, मान लो कि यहाँ से टेम्परेचर कितना है 450 केल्विन है, और यहाँ मान लो 750 केल्विन है। तो हायर टेम्परेचर रेंज पे ये कांस्टेंट होने की कोशिश करता है, कौन, अल्फा वी। इतनी चीज यहाँ पर आपको बताई गई है। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, किसी sir. को कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। ठीक है, फिर 8:30 से कंटिन्यू करते हैं, और प्लीज जितने लोग हैं आ जाना, कोई गायब मत होना। ठीक है, 8:30 से कंटिन्यू करते हैं फिर।